क्रिकेट और उससे जुड़े किस्से हमेशा कुछ ना कुछ सीख देते हैं। कहते हैं कि जो सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे दुखद भरा जो संघर्ष होता है शायद वो उसे किसी को बताना ना चाहे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय पूर्व क्रिकेटर विजय यादव जी। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनका जो ये सफ़र था, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से उन्होंने इसमें जो सफलता है वो प्राप्त की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो आपका सफ़र था क्रिकेट का, कहाँ से शुरुआत हुआ? नमस्कार। सफ़र क्रिकेट का सबका एक तरह से शुरू होता है कि आप गली मोहल्ले से शुरू करते हैं क्रिकेट खेलना, और वो शौक़ जो होता है वो हर बच्चे को रहता है, और वही शौक़ मेरा भी था। बस फ़र्क इतना है कि हमने उस ज़माने में क्रिकेट खेलना शुरू किया जब क्रिकेट खिलाने के लिए पेरेंट्स साथ लेके नहीं जाते थे, उनसे छुप के जाना पड़ता है। तो सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ कि मैं अपनी गली की टीम में खेलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा था। मेरे बड़े भाई सब जिस टीम से खेलते थे उसमें मेरे को वो आने भी नहीं देते थे वो लोग। तो उस ज़माने मेरा एक ही एम था कि कब मैं इस टीम का सदस्य बनूं। और नेचुरली वो लोग कॉलेज में पढ़ने वाले और मैं अभी शायद 3rd-4th क्लास में था। तो बस वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ गली में खेलने का। और गली में जो मैं आज यहाँ बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि पहले आप अपनी गली के शेर बनो, तब जाके आप अपने शहर में, अपने शहर से अपने राज्य में, और वहाँ से फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओगे। अगर आपको आपकी गली में कोई नहीं जानता कि आप इस तरह के प्लेयर हैं जिससे लोग डरते हैं खेलते हुए, तो नेचुरली आपका आगे कैरियर नहीं। तो ये चीज़ें हमने, जैसे आपने कहा, खेल के सीखी, अपने पे बीती तो सीखी। तो आज हम इसके एग्जाम्पल को लोगों को देते हैं कि यही मेरा मतलब आप ये समझिए स्ट्रगल था कि मेरे फादर बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, और मेरे लिए शायद लाइफ का ये बहुत बड़ा एम था कि मैं कितनी जल्दी अपने घर से छुटकारा मिल जाए कि मैं उन पर डिपेंड ना रहूं, और मेरी नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में लग जाए जिससे कि मैं ये कह सकूं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। और इसीलिए आप मानोगे नहीं कि मेरी पहली नौकरी मेरे फादर जो बिजली बोर्ड में थे उसी में लगी 86 में, जब मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। और मेरी पहली नौकरी स्पोर्ट्स कोटे की जो थी वो बिजली बोर्ड की थी 86 में। तो वहाँ से मुझे ये महसूस होने लगा था कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। अब मेरे घर वाले मुझे टोकेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि तू निकम्मा है। तो ये एक उस टाइम का मोटिवेशन था। आज टोटली डिफरेंट है। आज हर बच्चा खेलना बाद में शुरू करता है, पहले पेरेंट्स के सपने होते हैं कि IPL खेल जाए। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है क्रिकेट में, पैशन टू प्रोफेशन की तरफ चली गई है। पहले हम पैशन के लिए खेलते थे और वो प्रोफेशन बन जाता था। आज प्रोफेशन पहले दिन से बनाते हैं और पैशन कभी बन ही नहीं पाता। ये मेरा पर्सनली एज अ कोच मानना है। जी, मैं बताया जैसे आपको कि जैसे शुरुआत में हर प्लेयर को सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। मैंने जब क्रिकेट शुरू करी तो नेचुरली पहला साल छुप के घर से जाना पड़ता था। और चांस की बात है कि मैं स्टेट में सेलेक्ट हो गया अंडर 15 में। अब स्टेट सिलेक्शन हो गया तो नेचुरली अपने शहर से बाहर जाना है कैंप के लिए, तो घर में बताना पड़ा। तो मेरा पहला सिलेक्शन अंडर 15 का जब हुआ, मैं भिवानी कैंप के लिए गया, तो मुझे घर में बताना पड़ा कि मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हो गया, जो आज की डेट में बहुत बड़ी बात होती। उस ज़माने में भी थी, लेकिन हमें ये चीज़ छुपानी पड़ रही थी। तो मेरा पहला सिलेक्शन अंडर 15 का हुआ। उसके बाद फिर मैं अंडर 19 में, क्योंकि मैं अंडर 15 एज अ ऑफ स्पिनर खेला था, तब मैं विकेट कीपिंग नहीं करता था। अंडर 19 में मैं रोहतक में कैंप था, और गुरचरण सिंह जी जो द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं वो कैंप ले रहे थे, और वहाँ पे कीपर एक जो मेन था वो नहीं आया था, तो उनको एक कीपर चाहिए था। तो मैं फील्डिंग अच्छी करता तो उन्होंने ग्लव्स पहना दिए मेरे को। और मुझे ध्यान है कि मैं स्टेट का मैच भी खेल गया था एज ए कीपर, और 2 स्टंप भी हो गए, मालूम नहीं कैसे पैड पे लगी बॉल और विकेट पे जाके लग गई, वो स्टंप हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे को जो फील्डिंग का शौक़ था वो कीपिंग की तरफ अटैक करता चला गया, और वहाँ से मेरा कैरियर बनना शुरू हुआ। अंडर 19 2 साल में खेला, और उसके बाद सीधा फिर मैं बिजली बोर्ड की टीम में जब आ गया, तो उस ज़माने में जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट आज होती है हरियाणा के अंदर, उस ज़माने में HSCB की टीम एक डिस्ट्रिक्ट की तरह एक पूरी टीम पार्ट प्ले करती थी। तो मैं जब HSCB टीम में आ गया तो ये हो गया कि अब डिस्ट्रिक्ट वहाँ से खेलना था, मुझे HSCB की तरफ से खेलना था। और जो कैप्टन थे हमारे डॉक्टर चड्डा, हरियाणा टीम के सेलेक्टर भी थे, वो भी वहीं पे बिजली बोर्ड में ही थे, वो डॉक्टर थे। तो वहाँ से मुझे एक बैकअप मिल गया कि जैसे कहते हैं ना, रास्ता जो ढूंढना होता है क्रिकेट खेलने के लिए, और वो मुझे वहाँ से मिला। और वहाँ से बस धीरे धीरे फिर 87 में मेरा डेब्यू था रणजी ट्रॉफी का। 88, 89, 90 में हम लोग रणजी ट्रॉफी फाइनल पहुँच गए। तो वो जो सफ़र था 3 साल, आपको मैं ये कहूँगा कि किसी का, आज मैं कुछ 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि जो ओवरनाइट जो स्टेटमेंट लिखी जाती है, ओवरनाइट जो आपका कैरियर बनता है, उसको बनने में ओवरनाइट
बनने में कम से कम कई डिकेड लग जाते हैं, लेकिन वो जब आप सामने आता है वो ओवरनाइट तब लगता है। तो मैं पहले 3 साल सिर्फ सीज़न ख़त्म होता था 4 मैच खेलता था, 10 रन होते थे, 15 रन होते थे, क्योंकि 8 नंबर बैटिंग करता था। मैं रात को बैठ कर रोता था अकेला कि साला मेरा 1 साल और ख़राब हो गया और आज कुछ नहीं हुआ। तो फिर वही जो मैंने आपसे जैसे कहा जॉब के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि बिजली बोर्ड में नौकरी नहीं करनी, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए और तो सबसे अच्छी नौकरी है। तो मैं एस्कॉर्ट्स में आ गया। एस्कॉर्ट्स से निकला, फिर दिमाग में आया कि एक अच्छी टीम है ONGC दिल्ली के अंदर। ONGC उस ज़माने में सरकारी नौकरी थी और टॉप जो वो 9 लगा क्या बोलते थे उसको कि 9 जो मेन कंपनीज थी उसके अंदर आती थी। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल हुआ। तो जब मैं उसमें सेलेक्ट हो गया तो मेरे को लगा कि अब तो ये भी एक अचीवमेंट हो गई। और मैं अपनी कंपनी के लिए खेलने में इतना मतलब मशगूल रहा कि मुझे नहीं पता लगा कि कब रणजी ट्रॉफी आई कब गई, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए और हरियाणा के लिए खेलने में मस्त हो गया। और एक साल ऐसा आया कि उस साल में हम लोग नॉकआउट क्वालिफाई करे। नॉकआउट क्वालिफाई करने के बाद सेमीफाइनल मैच था बंगाल के साथ, जिसमें कपिल भाई हमारे साथ खेल रहे थे वाला, जिस साल हम रणजी ट्रॉफी जीते हैं। तो सेमीफाइनल मैच में चांस की बात है, मैं 6 नंबर बैटिंग करने गया, मैंने जाके 100 बना दिया। अब पहली बार स्पोर्ट्स स्टार में बहुत बड़ा आर्टिकल आया। तो उस ज़माने में अखबार में अपना नाम देखना ऐसा लगता था जैसे आप इंडिया ही खेल के समझे, उसके बराबर ही होता था। तो वो जो कटिंग आज भी मेरे ऑफिस में लगी हुई है, वो मेरी पहली कटिंग थी जिसमें फ़ोटो डाल के विजय लोकपली ने लिखा था। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ क्रिकेट का, जहाँ लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि बॉस अब तो तेरा कैरियर शुरू हो गया, अब तो अगले साल तो इंडिया खेल जाएगा। हमें तब भी नहीं मालूम था कि इंडिया कैसे खेलते हैं, लेकिन चांस की बात है कि ईरानी ट्रॉफी मैच था, फरीदाबाद में ही था और कमबैक कर रहे थे किरमानी। मैं एज ए कीपर मैं भी खेल रहा था हरियाणा की तरफ से, वो कर रहे थे वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 45 साल की एज में कमबैक कर रहे थे। तो नेचुरली ये लगा कि या तो वो जाएंगे या मैं जाऊँगा। ना मैं गया ना वो गए। पता लगा चंद्रकांत पंडित चले गए थे उसमें 91 वर्ल्ड कप में। बस वहाँ से आने के बाद उनका मेरा नाम जो 30 प्रोबेबल्स में था, तो अगला सीज़न जब आया तो मेरा दिलीप ट्रॉफी में 200 रन बनाए मैंने डेब्यू में, जो शायद 3 या 4 प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड है डेब्यू में 200 का। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में 200 नहीं बनाया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हुई, तो जिसे मैं लोग स्टार्स कहते हैं, या मैं इनको ये कहता हूँ कि एक रिदम बनता है आपका, कि आप क्रिकेट खेलने के लिए हर वो काम कर रहे थे जो आपको आगे ले जा रहा था। तो मेरा वो कैरियर वहाँ से शुरू हुआ। ईरानी ट्रॉफी मैच था दिल्ली में, जहाँ से पहले इंडियन टीम की सिलेक्शन हुआ करती थी। जो ईरानी ट्रॉफी मैच होता था वो रणजी ट्रॉफी विनर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया होता था। उसमें मैंने फिर दिल्ली वाले मैच में दिल्ली के अगेंस्ट 80-90 रन बना दिए, 4-5 कैचेस पकड़ लिए और सीधा साउथ अफ्रीका टीम जा रही थी, पहला टूर था और मेरा सिलेक्शन हो गया। सो कहने को तो रास्ता बड़ा सिंपल था, लेकिन इसको पूरा करने में जो अप्स एंड डाउन्स थे वो दुनिया भर के थे। मतलब आप मैंने जैसे कहा ना कि एक महीने के अंदर अगर आप 20 मैच हो तो 20 बार अप एंड डाउन आएगा आपका। आप सोचोगे कुछ होगा कुछ और अगले दिन आप फिर वहीं बैठे मिलोगे। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था, मैं फिर ग्राउंड में भागने चला जाया करता था। मुझे यही लगता था कि भागने से आप शायद इंडिया खेल जाओ। तो मेहनत का मतलब भी मेरे लिए यही था, कीपिंग करो और भागदौड़ करो। सर हरियाणा के लिए रणजी कोच भी आप रहे, तो वो जर्नी किस तरीके से रही? एक्चुअली ये भी एक ना आप यूँ कहें कि एक बड़ा अजीबोगरीब कोइंसिडेंस कह लें कि जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था 97 के अंदर, 97-98 में, आपको ध्यान हो उस टाइम पे कुछ हुआ था ऐसा हरियाणा में। कपिल देव ने अगेंस्ट एसोसिएशन के जाके एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके अंदर कपिल देव ने टोटली मिस्टर रणवीर सिंह महिंद्रा के अगेंस्ट वो छेड़ दिया था। तो मैं उस साल कैप्टन था हरियाणा का। अब कैप्टन था तो नेचुरली फंस गए कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, इधर कपिल देव और उधर एसोसिएशन थी। तो मैं बेसिकली जब मैंने खेलना छोड़ा तो मैं उस टाइम हरियाणा का कैप्टन था और मैंने रिटायरमेंट ले ली थी कि भाई मैं अब और नहीं खेलूँगा, क्योंकि ना तो उस ज़माने में पैसा था ना था नौकरी थी उस टाइम पे। तो मैं अपना एक मेरे को उस टाइम पे डीसी साहब हुआ करते थे मिस्टर पानीगरी, पीके पानीगरी। उनके टाइम पे मैंने 11 सेक्टर ग्राउंड आपने देखा हो जो सर छोटू राम पार्क है, उस ज़माने में वहाँ खाली झुग्गियाँ हुआ करती थी। तो मेरे को वो ग्राउंड अपने घर के सामने था, तो मेरे दिमाग में फितूर चढ़ा कि क्यों ना मैं एक एकेडमी शुरू कर दूँ, क्योंकि उस ज़माने में एकेडमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं कोचिंग के अंदर बाई एक्सीडेंट आ गया कि वो एकेडमी बनाने के चक्कर में मैं कोचिंग में आ गया और एकेडमी शुरू कर दी। अब जब आपने एकेडमी शुरू कर दी तो कोच का नाम लग ही गया। तो बाद में पता लगा कि तो कोचिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो वहाँ से मैं कोचिंग में हरियाणा के अंदर आने की कोशिश में लग गया, जिसमें हरियाणा ने मुझे सपोर्ट करा और मुझे लेवल 1, 2, 3 जो उनके टॉप लेवल कोर्सेज थे सारे वो कराए। और उसके बाद
मैं हरियाणा में 2007 में भी रणजी ट्रॉफी टीम के साथ जुड़ा रहा था, 2009 में भी रहा, और उसके बाद फिर मैं 2011-12 में 22 और अंडर 16 को देख रहा था। लेकिन 2015-16 में आके कुछ ऐसा हुआ कि चौधरी साहब ने ये एक ऑप्शन दिया कि भाई आप आके हरियाणा टीम, मेन टीम को तो वापस दोबारा संभालो। और वो 2 साल मैंने एक्चुअली मेहनत भी खूब करी। ग्रुप भी बहुत अच्छा था क्योंकि मोहित शर्मा उस टाइम इंडिया नहीं खेल रहा था, लेकिन कमबैक की ट्राई कर रहा था, और यंगस्टर लड़के सब अच्छे थे, सब राहुल तेवतिया वगैरह सब उस टाइम खेल रहे थे इसी में। चहल उस टाइम इंडिया नहीं खेला था, जयंत यादव था, ये सारे मेरे साथ अंडर 19 में जब मैं कोच था तब के लड़के थे जो साथ में मेरे साथ अब रणजी ट्रॉफी में आ गए थे। तो वो पूरा जो 2 साल का जो सफ़र था 2016-17 का, उसने मुझे एक फिर रास्ता नया दिखा दिया कि आप अब कोच बनने की रास्ते पे चल पड़े। तो 2017 में मुझे ध्यान है जब मैं NCA का कैंप ले रहा था तो मुझे राहुल द्रविड़ ने बोला कि भाई आप इंडिया A की टीम के साथ साउथ अफ्रीका चलोगे। तो मैं ही सोच रहा था हो क्या रहा है, जब मैं कुछ चाहता हूँ तो कुछ नहीं मिलता, और जब मैं सोचता हूँ कि आराम से बैठूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो 2017, 2018, 2019 में इंडिया A, अंडर 19, इंडिया अंडर 19 दोनों तीनों टीमों के साथ कंटिन्यूस टूर्स पे रहा। दो इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन वो उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और इनफैक्ट एक प्लेयर की हैसियत से जो मैंने अचीव करा वो मेरी अपनी पर्सनल एक वो थी अचीवमेंट। लेकिन जब एज अ कोच मेरे ये 2-3 प्लेयर्स खेल गए तो मुझे कहते हैं कहीं पे जाके फुलफिलमेंट आई। पहले महेश रावत 2008 में IPL 5 साल खेला, इंडिया A खेला, वो उसकी बैड लक थी कि वो हरियाणा छोड़ के रेलवे चला गया, अदरवाइज़ वो इंडिया 10 साल खेलता। फिर मोहित शर्मा ने 2012 में रणजी ट्रॉफी में पैर रखा उसने, और वो 2 साल के अंदर वो इंडिया खेल गया। तो एक कोच की हैसियत से ये फील करना कि अब आपके यहाँ का जो बच्चा जो आपके यहाँ प्रैक्टिस करता है वो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद वो मुझे इतना अच्छा नहीं मालूम था, लेकिन लोगों ने, प्रेस ने कह के एक वो कर दिया कि भाई आपने एक हरियाणा को, इंडिया को एक और बच्चा दे दिया। जैसे अब राहुल तेवतिया का नाम आया पिछले 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा कम होने लगा था कि अब क्या करें। फिर वही सिचुएशन आ गई थी, वही सुबह प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस। लेकिन सडनली उसका टीम में नाम आने से फिर ये लगने लगा कि यार अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मुझे अब फिर वापस लगने लगा कि अभी अगला एक बैच और है उन लड़कों का, इनके बाद। ये तो 2099-2000 के बैच के लड़के हैं सारे। अब मुझे लगता है जो बच्चे मेरे पास 2010, 11, 12 के आसपास आए थे, अब उनमें से कुछ एक बच्चे हैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर इंडिया खेलने के रास्ते में। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितनी बार आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? मैंने 19 वनडे खेले और 1 टेस्ट मैच, जो मेरा जो मिडन टेस्ट मैच था वो डेब्यू टेस्ट मैच मेरा था दिल्ली के अंदर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और उसमें हम लोग 4 दिन में टेस्ट मैच भी जीत गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा टेस्ट मैच नहीं देखने को मिला। सर, ऐसा कोई पल मैच के कोई ऐसा मैच रहा हो जो सबसे ज़्यादा आपके जहन में अभी भी है, उस मैच के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वो कहते हैं ना, उस ज़माने में कहता तो शायद लगता मैं पब्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने 93 में एक हीरो कप हुआ था, उसको मिनी वर्ल्ड कप कहते थे। उस टाइम पे 6 या 7 टीमें थी जो पूरे वर्ल्ड की वो खेल रही थी, उसके अंदर इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तो मुझे अच्छे से ध्यान है उसमें सेमीफाइनल मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हम लोग एक मैच जीते थे जिसमें 1 ओवर में 5 रन बनाने थे जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, और वो नहीं बना पाए थे, और वो लास्ट ओवर सचिन तेंदुलकर ने डाला था। तो मैं बड़ा प्राउडली आज भी कह सकता हूँ, सचिन ने तो ये बात शायद कभी नहीं कही, लेकिन विजय लोकपली ने ये मेंशन करा था उस टाइम पे कि वो जो ओवर डालने को कहा गया था वो मेरे कहने पे सचिन ने डाला था, क्योंकि उस मैच से पहले सचिन के बारे में लिखा गया था न्यूज़पेपर में, ही शुड बी ड्रॉप्ड, क्योंकि कामली तब पीक पे था और सचिन का वो टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा था। और चांस की बात है, देख लो कि एग्जैक्टली यही हुआ, जब वो 5 में 50 रन चाहिए थे और 4 में 45 रन बना दिए थे उन्होंने, इतना मारा उन्होंने फास्ट बॉलर्स को, तो कोई बॉलर बॉल डालने को रेडी नहीं था। तो अजहर उस टाइम कैप्टन थे, तो मेरे को इतना अच्छे से पता है कि हम लोगों के ग्रुप में ना, मैं, अजय जडेजा और आमरे, हम लोग क्या करते थे, कोई बात अगर कहनी होती थी तो तीनों मिलके सेम बात जाके अजहर को बोला करते थे, तो अजय भाई वो कर लेते थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार इस टाइम, क्योंकि उस मैच में मुझसे कैच ड्रॉप हो गया था एंड्रू हडसन का, तो जो उसने 70 रन बनाए, तो वो जितना मैच नज़दीक जाता जा रहा था मुझे लग रहा था मेरी वजह से हार गए। तो वो मैच जीतना मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वरना मेरे पे करने ठप्पा लग जाता। तो यही हुआ कि जब लास्ट ओवर डालना था, सब ने ऐसे
कपिल देव ने हाथ पकड़ा हुआ था शोल्डर की, मेरे शोल्डर में पेन है। मुझे ध्यान है, तब मैंने बुला के जडेजा को कहा, मैंने कहा यार एक काम कर, सचिन को बोल हाथ खोल ले, मैं बोल रहा हूँ उसको, और तू भी बोलना जाके कि, क्योंकि सचिन ना लेग स्पिन भी डाल लेता था, ऑफ स्पिन भी डाल देता था, और मीडियम पेस जो था उसको वो मार ही रहे थे, स्पिन खेलने में थोड़े हल्के थे। तो मैंने कहा उससे बोल लेग स्पिन डालनी है तो तैयारी कर। लिटरली मतलब यू नॉट बिलीव के सचिन को जब बॉल डालने के लिए कहा कि तो हाथ खोल लें, तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो मैंने उसको बुला के लिटरली गाली दे के बोला कि अबे साले जीरो तो तू ऑलरेडी है, इस हीरो कप में या तो हीरो ही बन जाएगा, जीरो तो तू ऑलरेडी। एंड मैं वो जो बता रहा हूँ कि विश्वास नहीं करोगे, उसने पहला बॉल स्पिन डाला ही नहीं, साले ने आगे मीडियम पेस डाल दिया डर के मारे, और वो शॉट मारा, मिड पॉइंट पे गया, वहाँ से वो रन आउट हो गया बैट्समैन। और उस ओवर में फिर उसने वही लेग स्पिन ऑफ स्पिन डाल डोल के उस ओवर में 4-5 रन चाहिए थे, 3-4 रन दिए। हम लोग बिल्कुल ऐसा मैच जीते जो मेरे ख्याल से उस टाइम के मतलब हिस्ट्री में यूँ कहोगे कि वो बहुत टॉप क्लास मैच माना गया है। तो मेरे लिए वो जो क्षण था ना, वो जब भी मेरे आँख के आगे घूमता था, वो पूरा मैच मेरे आँख के आगे घूम जाता है कि किस तरीके से सारा चला था मैच में। जी सर, ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा भी था जब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी पड़ी, उससे भी कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है कहीं थम सी गई थी उस वक्त, तो क्या हुआ? नहीं हुआ, मेन वही देखो, एक तो क्रिकेट कैरियर है, मैंने कहा जैसे गेम चलती है, मैच चल रहा है, अभी आप देखोगे कि ऐसा लगता है मैच जीत रहे हैं, सडनली 2 आउट होते हैं, मैच उल्टा आपके फेवर में था, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो 2099-2000 से मेरा बैक पैच समझो चालू हुआ, जब मैंने हरियाणा वाली वो रिटायरमेंट ली, तो मैं क्रिकेट से थोड़ा दूर हो गया उन दिनों। तो 2003 तक मेरा स्ट्रगल ऐसा था कि मैं अगर पान की दुकान हो जाए तो मैं वो भी लगाने को तैयार था, ऐसा वाला हाल था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने फाइनेंस का काम करा, मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया, मैंने टैक्सी का काम किया, मतलब जो काम हो सकते थे वो करने की कोशिश करी। रेड एंड वाइट कंपनी जो थी ये वाली गॉडफ्रे फिलिप्स, उसमें मैंने एज अ क्रिकेट मार्केटिंग के लिए गया था, उन्होंने बोला सिगरेट की मार्केटिंग करनी, तो मैंने कहा जी वो नहीं कर सकता, मैं छोड़ के आ गया। तो ये एक मेरा जो पीरियड था बहुत गंदा था, लेकिन इसका पीक जो कहते हैं ना, कोई किसी तरीके से कहता है, वो आया जाके 2006 में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, उसमें वो 10-10.5 साल की थी। तो वो जो टाइम था वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था, जिसमें पर्सनल लॉस प्लस कैरियर वाइज कुछ नहीं आपके पास, आपको दोबारा शुरू करना था, प्लस यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिप्टी कमिश्नर थे, वो हमने क्रिकेट एसोसिएशन अपनी बना ली थी, तो उससे भी लड़ना था, कोर्ट से भी लड़ना था। तो वो एक टाइम में कई सारे फ्रंट खुल गए थे, जो मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे उनको समेटा। लेकिन हाँ, 2000 एक्सीडेंट 6 के बाद 2007 में थोड़ा सा वापसी शुरू हुई, मैंने कहा वापस कोचिंग में आया। 2008 में फिर मेरा अभी जो 2 बेटे हैं उनमें से एक बड़ा वाला बेटा 2008 में हुआ, तो उसके बाद लाइफ थोड़ी चेंज होनी शुरू। एंड मैंने क्रिकेट कोचिंग को एक्चुअली सीरियस लेना शुरू किया। उससे पहले मैं कोचिंग सिर्फ शौक के लिए करता था, देन आई मेड इट अ प्रोफेशनल। बस फिर वहाँ से कहाँ धक्के खाते विद्या संस्कार स्कूल पहुँचा, और एक पता लगा उसका शहर वापस ही नहीं गया, यहाँ गाँव में बस गया आके। तो 2011 से मैं आज 2021 शहर में इस गांव में रहता हूँ। मैं यहीं पे घर बना के रह रहा हूँ, और 11 सेक्टर में छोटा भाई रहता है, वो सर मेरे वाले घर पे अभी। लेकिन मेरा शहर जाना ऐसा लगता है मेरे लिए कि जैसे हो सकता है शायद आप आज पता नहीं कितने सालों बाद गांव आए होंगे, तो ऐसे ही मैं शहर जाता हूँ कि मतलब मेरे को महीने 2-2 महीने हो जाते हैं शहर में गए हुए। तो बस उसके बाद मेरे को ज़िंदगी में बस यही रह गया, बस कोचिंग और बच्चों के बीच में रहना और यहीं पर टाइम काटना। देखिए कोई भी प्रोफेशन है, मान लो आज आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप करते तो काम प्रोफेशन के लिए हैं कि आपने अपने ब्रेड एंड बटर कमानी है, आपने अपना कैरियर बनाना है, बट उसके अंदर आपकी सिंसियरिटी कितनी है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हर बच्चा खेलना चाहता है, मैं नहीं खिलाऊंगा, किसी और एकेडमी में जाएगा, वहाँ फीस देगा, वहाँ खेलेगा, साल 2 साल 4 साल। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सॉरी टू से, बट हिंदुस्तान में इस समय ट्रेंड बहुत गंदा चल रहा है। हर जगह पैसे की मारामारी मची हुई है। बच्चों के दिमाग में बात बैठा दी गई कि आप जब तक पैसे नहीं भरोगे तब तक आपको क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगी। मैं इस बात को ठोक के कह सकता हूँ कि जितने लोग क्रिकेट खेले हैं उनके परिवार वाले लोग या तो गरीब थे या वो क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वही लोग क्रिकेट खेले। ये जो ट्रेंड है ये मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर जो अपर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उन्होंने शुरू किया अपने बच्चों को उनकी जिद को पूरा करने के लिए, चाहे वो पैसे देने पड़े लोगों को, चाहे उसके लिए अप्रोच करनी पड़ी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन को अगर ऑनेस्टली पूरा कर रहे हैं, आप उसको जाके अपने कहते हैं ना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ठीक होती रहती हैं और बच्चों का रास्ता सही मिल जाता है। अदरवाइज़ देखो, बहकाने के लिए तो आपके पास 100 तरीके हैं, आप जैसे मर्जी कर लो। लोग ड्रग्स भी बेचते हैं,
ये कह के बेचने की इससे फ़ायदा है, वो तो हर इंसान को पता है कि वो चीज़ सही नहीं है। तो क्रिकेट को मैं आज भी, मेरी रिक्वेस्ट भी है और मैं अपील भी करूँगा कि बच्चे बिल्कुल रॉ बच्चे आते हैं और उनके दिल में एक ही शौक़ होता है, एक ही एम होता है, इंडिया खेलने का। नो डाउट जो अभी थोड़ा IPL का आ गया कि पहले IPL खेलना चाहते, जबकि इंडिया खेलोगे तो IPL अपने आप मिल जाएगा। अगर वही एम से खेलते रहें तो आप देखें हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि वो क्रिकेट को बड़े आराम से अचीव कर सकता है, बट एट अ सर्टेन टाइम। 10 से 12 साल का टाइम लगता है। तो हमारे साथ जुड़े थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनका जीवन है वो शुरू हुआ, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर क्रिकेट अगर खेल रहे होते हैं तो अगर आपको आपकी गली में अगर कोई नहीं जानता है तो आप क्रिकेट में अपना नाम नहीं कमा सकते। पहले आप अपनी गलियों में खेलें और वहाँ पर अपना नाम कमाएं ताकि लोग आपको जानें, और फिर उसके बाद आप देश में अपना नाम कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी कड़ी में हम आपको ऐसी और भी हस्तियों से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।